अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदनगर से मैं कराड़े मंदाकिनी मुरलीधर ऑनलाइन शिक्षा में इस वीडियो में आप सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी 12वीं कक्षा युवक भारती के अंतर्गत व्यावहारिक हिंदी पाठ क्रमांक 14 पल्लवन के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवन डॉक्टर दयानंद तिवारी। पल्लवन का तात्पर्य विषय का विस्तार करना, भाव का विस्तार करना। पल्लवन पल्लव शब्द का ही रूप है। पल्लवन का अर्थ होता है नया व कोमल पत्ता या नया कोंपल में इसका विस्तार होता है। पल्लवन एक प्रकार से कली से फूल बना देने की प्रक्रिया है, जिसमें छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल दिया जाता है या विस्तृत किया जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में निर्माण में आज पल्लवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लेखक परिचय तथा एकांकिकार का परिचय देखते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालय समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रबोधपादक है। प्रमुख कृतियाँ: साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। एकांकी तथा विधा देखते हैं। हिंदी साहित्य में एकांकिका का विशिष्ट स्थान है। एकांकिका को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकिका की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकिका को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। पाठ परिचय को हम देखते हैं। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकिका विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। अब हम एकांकिका की ओर बढ़ते हैं। समय प्रातः 11 बजे का। स्थान 12वीं कक्षा। रंगमंच कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर, अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षाएं समीप हैं। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए।
क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? रोशन: जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भलीभांति किया है। अध्यापक: तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? अर्थात यह 12वीं कक्षा का दृश्य है। कक्षा में छात्र प्रवेश कर रहे हैं। कुछ छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ छात्र ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी अध्यापक का कक्षा में प्रवेश होता है तो सभी छात्र ने खड़े होकर अभिवादन किया है। तभी अध्यापक छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ना पूरा हो गया है, परीक्षा समीप आई है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का अवलोकन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है, अर्थात निरीक्षण किया है? अध्यापक कहते हैं कि क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तो प्रतीक कहता है कि इस प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े सरल आसान हैं। तो अध्यापक कहते हैं कि आप लोगों ने प्रश्न पत्र को तथा अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। एकांकिका के पात्र: अध्यापक, रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, रिदिम, तन्वी, मितवा और गीत। 8 छात्र एकांकिका के पात्र। अध्यापक ही एकांकिका के प्रमुख पात्र हैं। पूरी एकांकिका पर विचार विमर्श करने पर आधारित है कि पल्लवन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, पल्लवन के नियम क्या है, पल्लवन की प्रक्रिया क्या है, पल्लवन की विशेषता क्या है, पल्लवन कैसे लिखा जाता है। व्यावहारिक हिंदी विभाग में पल्लवन को लेकर छात्रा शीतल के मन में संशय है। व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत कई प्रश्नों को लेकर मेरे मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। तो छात्राओं में से शीतल ने व्यावहारिक हिंदी विभाग में पल्लवन को लेकर अपनी शंका अथवा संशय प्रस्तुत की है, जिसका अध्यापक ने पल्लवन का परिचय इस तरह दिया है। अब हम इसका परिचय देखते हैं। किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्र, वाक्य, उक्ति या विवेच्य बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक सारगर्भित विस्तार देना पल्लवन एक्सपांशन कहलाता है। इसे विस्तारण भाव पल्लवन आदि भी कहा जाता है, अर्थात सूत्र रूप में लिखी या कही गई बात के गर्भ में भाव और विचारों का एक पुंज छिपा होता है। विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटा बोल लेते हैं और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही रच डालते हैं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी में एक्सपांशन शब्द के प्रति शब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थ शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ान द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं, अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। भाव पल्लवन का अर्थ: किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत,
लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन्य या जटिल हो। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें किसी उक्ति में निहित भावों को स्पष्ट करना पड़ता है। इसी कला को भाव पल्लवन कहते हैं। तो यहाँ हमने विस्तारण भाव या पल्लवन के बारे में परिचय प्राप्त किया है। पल्लवन क्या है? विस्तारण न करना, भाव का विस्तार करना, अर्थात जहाँ कोई गद्य या काव्य पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी उक्तियाँ या काव्य, ऐसी कहावत या लोकोक्ति होती हैं जो कठिन होती है, जो अलंकारिक या संक्षिप्त रूप होते हैं तथा जिसमें भाव छिपा होता है, जो सघन होता है तथा जटिल होता है। उसके अंदर सघन भाव छिपा होता है तो उस भाव को हम प्रेषित करते हैं, उसे हम विस्तार रूप देते हैं। जो भाव विस्तार है, अर्थ विस्तार है या विचार का विस्तार है, वही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम व प्रक्रिया को हम देखते हैं। पहले सर्वप्रथम पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर भी उसके अंदर जो छुपा भाव है उसे हमें अच्छी तरह से समझ सके। तो मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने के लिए चिंतन और कल्पना करना चाहिए। तीसरे, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने न पाए। अर्थात यहाँ थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है। जैसे हमें समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम भावों को ग्रहण करते हैं वैसे वैसे उन मुद्दों को, उन विचारों को लिखते जाना चाहिए जिससे कोई विचार न छूट जाए। चौथा, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी तर्क के रूप में दिए जा सकते हैं, परंतु दूसरी उक्ति के प्रयोग से बचना चाहिए। अर्थात यहाँ हम पल्लवन का कार्य करते हैं, भाव पल्लवन जटिल बनने से बचना चाहिए। पांचवा, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकारिक व सामासिक भाषा के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। अर्थात यहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन लेखन में प्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सातवां, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। 8, पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अर्थात इसमें उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मैं और हम का प्रयोग करने से बचना चाहिए। 9, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं। इसमें बातों को विस्तार से लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। 10वां, पल्लवन में एक सीमा तक निबंधात्मकता का गुण होता है, पर कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार दिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में
विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। वैसे इसमें निबंधात्मकता का गुण होता है, लेकिन निबंध नहीं होता। वैसे यहाँ किसी तरह इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है। भाव पल्लवन में मैं, तुम का प्रयोग जरूरत के हिसाब से हम का कार्य करने से बचना चाहिए। पल्लवन कार्य या अन्य पुरुष में होना चाहिए। जहाँ लगता है अतिरेक हो रहा है तो हम की जगह मनुष्य या हम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 10 मुद्दों के माध्यम से पल्लवन के कुछ सामान्य नियम व प्रक्रिया को देखा है। रोशन कहता है, अब हम पल्लवन लिख सकते हैं। आप हमें पंक्तियां दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक कहते हैं कि मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ, ठीक है ना? विद्यार्थी कहते हैं, जय सर। अध्यापक, एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ। तो पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित पल्लवन के उदाहरण अध्यापक देते हैं। न रहो न निराश करो मन को, इसका पल्लवन अध्यापक करते हैं कि यहाँ सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा है। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलता है तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसा बन पाएगा? उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। गीत कहती है कि अब हमें समझ में आ गया है। सर, मैं एक सुक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? तो अध्यापक कहते हैं, हाँ, अविवेक आपदाओं का घर है। तो अध्यापक उसका पल्लवन समझाते हैं कि विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असद कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचार किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। जो कुछ भी कहें उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। तन्वी, सर, मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अध्यापक, सेवा परम धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता? किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा।
सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थयात्रों का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्य फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः